हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ रोहित, मैं एक वेब डेवलपर हूँ। आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। मैं आज की वीडियो में बताऊंगा आपको पीएचपी का इंट्रोडक्शन। फुल पीएचपी का इंट्रोडक्शन होने वाला है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें कवर होगी। जिसमें आपको पीएचपी का इंट्रोडक्शन पता चलेगा, पीएचपी क्या होती है, पीएचपी का मार्केट शेयर क्या है, पीएचपी लैंग्वेज इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हर जगह पे पीएचपी का डिमांड ही डिमांड है। ठीक है, मेरी तरफ से क्या मटेरियल मिलने वाला है आपको कि पीएचपी में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे मेरी तरफ से। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हाई लेवल कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे कवर करने वाला हूँ मैं। और इस वीडियो में कंप्लीट वीडियो होने वाला हूँ पीएचपी के इंट्रोडक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पीएचपी हम लोग पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, पीएचपी क्यों पढ़ना है हम लोग को। क्योंकि पीएचपी जो है, बहुत लोग पढ़ा देते हैं कि पीएचपी क्या होता है, पीएचपी कैसे यूज़ करना है, बहुत लोग पढ़ाते हैं। लेकिन पीएचपी पढ़ना क्यों है भाई। पढ़ने से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि पीएचपी क्यों पढ़ें। बहुत सारे लैंग्वेजेस है, लाइक पाइथन है, जावा है, फिर हमारा जावा स्क्रिप्ट है, इतने सारे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। बट हम लोग पीएचपी ही क्यों। तो मैं इसका आंसर आज की वीडियो में देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आप मेरी बात मत मानिए, ठीक है। आप गूगल कर लीजिए मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर बैक एंड डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहले आपका पाइथन आएगा, सेकेंड में आपका पीएचपी आएगा। अब पाइथन क्यों आता है सबसे फर्स्ट में, उसका रीजन जान लीजिए। पाइथन आने का मतलब है वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जनरल पर्पस इन द सेंस कि वो हर एक डिपार्टमेंट में काम आता है। लाइक उससे एआई कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप उससे वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं, सारे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो है पीएचपी सिर्फ वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज है फॉर बैक एंड डेवलपमेंट। इन द सेंस कि आपको अगर वेब एप्लीकेशन बनाना है, वेबसाइट बनाना है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन टाइप का वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो आपके लिए पीएचपी जो है वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज है। देखिए यहाँ सबसे सेकेंड में ही लिखा हुआ है, पीएचपी द वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद जावा आता है। तो आपको इसलिए जो है पीएचपी पढ़ना चाहिए, पीएचपी ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बैकएंड में आपको अगर जाना है, लाइक अगर वेब एप्लीकेशन आपको बिल्ड करना है, वेबसाइट बनाना है, तो पीएचपी इज द मस्ट बेस्ट लैंग्वेज फॉर द बैकएंड डेवलपमेंट। लार्जेस्ट मार्केट शेयर, देखिए सबसे बड़ा यहाँ बूम कर जाता है ना, पीएचपी यहीं पे बूम कर जाता है। अब देखिए बाकी लैंग्वेजेस का आप मार्केट शेयर देखेंगे ना, तो आपको 16%, 8%, 5%, 4%, 3% ऐसे दिखेगा, 4.2% ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है, लेकिन आप पीएचपी देखिएगा ना, तो पूरा मार्केट में लीड करता है ये। ठीक है, पीएचपी जो है पूरा मार्केट को लीड करता है। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है ना वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो हमारा ये है, देखिए यहाँ पे देखिए आपको मैंने लिखा है, एक नोट लिखा है, वर्डप्रेस इज द डोमिनेटिंग द सीएमएस मार्केट विद द 60 to 70% मार्केट शेयर। हम लोग का जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो बनता है, ठीक है, सीएमएस हम लोग का बनता है, वो सीएमएस जो है ना, वो हम लोग का बनता है वर्डप्रेस के थ्रू। ठीक है, ज़्यादातर सीएमएस जो होता है कस्टमाइजेबल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल जितने भी सीएमएस बनते हैं ना, वो बनते हैं वर्डप्रेस के थ्रू। जिसको एक एवरेज जैसे बिल्डिंग एप्लीकेशन हो गया, चाहे लाइक दैट सीएमएस जो वो हमारा बनता है वर्डप्रेस के थ्रू। और वर्डप्रेस के थ्रू बनने की वजह से बहुत ही ईजिली बन जाता है। ठीक है, आप वर्डप्रेस किसी को अगर जानते होंगे, आई थिंक वर्डप्रेस, तो आप लोग जानते होंगे कि वर्डप्रेस में एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाना कितना आसान होता है। बस थीम सेलेक्ट करिए, वहाँ पे जो डेटा दिया हो ना, उसके साथ अपने डेटा को एक्सचेंज कर लीजिए, आपका वेबसाइट बिल्ड हो गया। दैट सिंपल। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही आसान हो जाता है वर्डप्रेस के थ्रू। पीएचपी में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, लाइक यहाँ लारावेल आ चुका है, सीआई है, कोऑर्डिनेटर है, ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क है ना पीएचपी में, कि आपको पीएचपी में जो है सो कोई भी निराशा नहीं होगी। बहुत ही इजी टू लर्न है, आप वेब डेवलपमेंट बहुत ही ईजिली कर सकते हैं पीएचपी के साथ। क्योंकि ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जनरल पर्पस है लेकिन सिर्फ वेब डेवलपमेंट में, लाइक वेबसाइट बिल्डिंग करना है, आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है, इस तरह की चीज़ों करने के लिए। और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो आप लोग जानते होंगे कि जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं हो सकते। देखिए इसके हम लोग एडवांटेजेस कुछ देख लेते हैं। ठीक है, अब एडवांटेजेस बहुत सारे हैं इसके, ऐसे नहीं है। देखिए पहला तो ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्जेस नहीं पे करना है। जैसे कि ASP.NET में आपको अगर उसको आप सीखते हैं तो आपसे माइक्रोसॉफ्ट कुछ चार्जेस भी आपसे पे करवाते हैं, उसके प्रीमियम वर्जन ऐसे कुछ आते हैं। ठीक है, तो आपको उसके लिए कुछ पे भी करना पड़ेगा।
इट कैन रन ऑन वेरियस ओएस। ठीक है, आपको जो है आपके पास अगर लिनक्स ओएस है, लिनक्स ओएस है, मैक ओएस है, विंडोज है, आपके कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सारे प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। ठीक है, लोडिंग एप्लीकेशन इज स्ट्रेंथ फॉरवर्ड सिंस इट कैन लोड ओवर स्लो इंटरनेट। ठीक है, आपका पास अगर स्लो इंटरनेट भी है ना, बहुत ही स्लो 2G का जमाना का भी इंटरनेट है ना आपका पास, तो भी आपका जो वेब एप्लीकेशन या फिर आपका जो वेबसाइट है वो इजीली लोड हो जाएगा, क्योंकि इसको जो रन करने के लिए जो मिनिमम बैंडविड्थ चाहिए ना बहुत ही लोएस्ट मांगता है। ठीक है, तो ये जो इजीली जो है किसी भी इंटरनेट पे रन करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। ईजी टू लर्न है, आपको मैंने पहले बता दिया। ईजी टू लर्न है, आपको मतलब आप कोड देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी लैंग्वेजेस के जैसा नहीं है कि आपको अगर प्रिंट करना है, लाइक जावा का मैं बात करूं, तो आपको प्रिंट आउट भी लिखना है तो सबसे पहले आपको क्लास बनाइए, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन मेथड बनाना पड़ता है, उसके बाद ही जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे, तब जाकर के आप प्रिंट लिख सकते हैं। प्रिंट होगा आपका 10 लाइन का कोड आपको लिखेंगे तब जाकर के एक प्रिंट लिख सकते हैं। लेकिन PHP में सिर्फ इको लिखिए और जो भी आपको प्रिंट करना सिंगल या डबल कोड के अंदर दे दीजिए, लाइक ए पाइथन जैसा है। ठीक है, सिमिलर टू पाइथन जैसे। आपको अगर पाइथन को जानते होंगे थोड़ा बहुत तो आपको PHP सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस उसमें इंटरनेशन का रूल चलता है, इसमें कैलिब्रेशन का रूल चलता है। बस ये PHP जो है जावा और पाइथन का मिक्सचर बोल सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें पाइथन वाले हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं PHP वाली चीज़ें पाइथन में है, क्योंकि PHP बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, गुड सपोर्ट है, असिस्टेंट मतलब आपको जो है सो इसका ज़्यादातर चीज़ें आपको स्टैक ओवरफ्लो पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब इसका सपोर्ट बहुत ही अच्छा है आपको, ये क्योंकि बहुत ही पुराना लैंग्वेज है, बहुत ही दिनों से चला आ रहा है, तो आपको सपोर्ट इसका बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसका मैनेज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जो है से हर एक फाइल अलग अलग बना सकते हैं और मल्टीपल फाइल्स में आप यूज कर सकते हैं। लाइक आपने कनेक्शन का कोड लिख दिया एक फाइल के अंदर, तो उस कनेक्शन के कोड को हर एक फाइल्स के अंदर जितने भी आप अलग अलग पेजेस बनाएंगे वो हर एक पेजेस में यूज कर सकते हैं। बिल्ड इन डेटाबेस कनेक्शन है MySQL का। देखिए इस बाकी लैंग्वेज में हम लोग क्या करना पड़ता है कि कनेक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, हम लोग जैसे लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर एग्जाम्पल ले जावा या पाइथन का, तो वहाँ पर अगर MySQL का कनेक्शन बनाना था, सबसे पहले MySQL का लाइब्रेरी होता है। ठीक है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के बाद ही जा करके उससे आप कनेक्शन बना सकते हैं। लेकिन PHP में ऐसा कुछ नहीं है। PHP में कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट इसमें फंक्शंस है। ठीक है, PHP के फंक्शंस है MySQL का। ठीक है, उससे आप जो है MySQL का कोड जो है MySQL से डेटाबेस कम्युनिकेशन ईजिली कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोर देन 20 डेटाबेस का सपोर्ट है इसमें, 20 से ज़्यादा डेटाबेस का सपोर्ट है, जो कि मोर देन इनफ है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के लिए कंपेरेटिवली ये बहुत ही ज़्यादा है आई थिंक, और ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि 20 डेटाबेस मतलब आपका सारे डेटाबेस ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। तो इस सारे हमने पढ़ लिया कि PHP क्या होती है, PHP क्यों पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं PHP है क्या भाई, PHP चीज़ क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एडवांटेजेस में हम लोग देख लिए हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं कि PHP इज द ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया कि PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन जितना भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जितना भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लाइक जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बापू बोल सकते हैं सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। PHP इज वेल सुटेबल फॉर द वेब डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा वेल सुटेबल फॉर द वेब डेवलपमेंट, सबसे अच्छा होता है वेब डेवलपमेंट के लिए। PHP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, अब देखिए PHP स्टैंड फॉर लिखा हुआ हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका नाम से, शॉर्ट नेम से और फुल नेम से, मतलब स्टैंड फॉर से कोई मैच ही नहीं करता है। जैसे अगर PHP अगर लिखा हुआ है, जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं किसी भी नाम का शॉर्ट नेम पढ़ते हैं, तो उसका नाम पहला लेटर और दूसरा, जैसे HTML हो गया तो उसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वहाँ से समझ में आ रहा है, H से हाइपर हो गया, T से टेक्स्ट हो गया, M से मार्कअप हो गया, L से लैंग्वेज हो गया। ठीक है, तो उसका नाम से मैच, शॉर्ट नेम से पता चल रहा है कि लॉन्ग नेम क्या होगा, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल रहा है ये क्या है। PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट, कोई मतलब ही नहीं है यार।
PHP P कहाँ, H कहाँ। तो इसका जो पूरा पहले का पुराना नाम था ना वो था पर्सनल होम पेज, ठीक है। इसका पुराना नाम था पहले पर्सनल होम पेज, लेकिन अभी क्या किया है कि हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर नाम चेंज कर दिया, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। PHP इज द फास्टर देन अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक एग्जाम्पल ASP.NET.JSP, ठीक है। ASP जो है .NET का है और JSP जो है जावा का है, ठीक है। तो PHP जो है वो दोनों लैंग्वेज से फास्टर है। PHP is a server-side scripting language which is used to manage the dynamic content of the website, ठीक है। PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है जो कि सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये आपके क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होने वाला लैंग्वेज नहीं है। ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेजेस जो बैकएंड में यूज होता है लाइक ASP, JSP, ये सारे ही सर्वर साइड लैंग्वेज है, लेकिन PHP भी उनमें से एक है। PHP जो है सर्वर साइड लैंग्वेज है जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, आपका क्या बोलते हैं वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। PHP कैन बी एम्बेड इनटू द HTML, ठीक है। देखिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है यहीं पे, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस अगर यूज करते हैं ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है PHP HTML के साथ लिखने के लिए, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें अलग अलग फाइल्स में हम लोग लिखते हैं। मतलब अगर JSP में हम लोग लिख रहे हैं तो जावा का कोड हम लोग एक अदर फाइल में लिखेंगे .java बना करके, और फिर क्या बोलते हैं HTML का कोड हम लोग एक अलग लिखेंगे .JSP बना करके, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं, थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है क्योंकि मैनेज करने में थोड़ा सा ये हो जाता है कि हम लोग को अगर देखना है उसका बैकएंड का कोड तो अलग फाइल्स में जाकर देखिए। यहीं पे PHP अपना रुतबा जमा लेता है कि दोनों ही कोड को आप एक साथ एक ही फाइल में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अलग अलग फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। इन PHP यू कैन एम्बेड HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इजीली, ठीक है। तीनों लैंग्वेजेस को आप PHP फाइल के अंदर, जैसे कि आप फाइल बनाएं index.php, ठीक है, चाहे hello.php बनाएं, उसी में आप HTML भी लिख लीजिए, CSS भी लिख लीजिए, JS भी लिख लीजिए। अगर आप ज़्यादा बड़ा आपका एप्लीकेशन या फिर आपका जो है ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं बन जाता, ठीक है। आपका अगर लगता है आपको कि 10 लाइन का कोड में 10 लाइन PHP, 10 लाइन जावास्क्रिप्ट, 10 लाइन CSS, 10 लाइन HTML लिखने से मेरा जो पर्टिकुलर पेज हो बिल्ड हो सकता है, तो आप एक ही फाइल के अंदर लिख लीजिए, बहुत ही आसान होगा आपके लिए। अब इंस्टॉलेशन ऑफ PHP देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग को PHP का इंस्टॉलेशन भी देखना है। तो PHP इंस्टॉल करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है XAMPP, ठीक है। XAMPP लिखना है आपको, PHP इंस्टॉल नहीं करना है, आपको XAMPP इंस्टॉल करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। लाइक आपको जो है मैं दिखाता हूँ पहले, ठीक है, इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ऐसे बकर बकर करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन ही हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो देख ही सकते हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है ये। तो मैं इसको फिलहाल पॉज कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको 100 फोल्डर पर क्लिक करता हूँ मैं, देखिए मेरा एक पहले ऑलरेडी बन चुका है। इस पर डबल क्लिक करना है और आपसे पूछेगा कि वुड यू वांट टू अलाउ, और आपको यस कर देना सिंपल। आपका इंस्टॉलेशन जो है सो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट करने के लिए आ रहा है, बस नेक्स्ट 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 कर करके आपको जो है इंस्टॉल कर लेना। देखिए मुझे एक अलर्ट दे रहा है क्योंकि मैं जो है XAMPP ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए मेरा में XAMPP ऑलरेडी है, देखिए XAMPP कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा, आपको सिर्फ यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं एक थोड़ा सा डेमो भी दे दूंगा कि नेक्स्ट नेक्स्ट कैसे करते जाना है। आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे आएंगे, सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड में प्रोग्राम भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे
आप सिंपल सा अपना सी ड्राइव खोलेंगे, दिस पीसी में जाएंगे, सी ड्राइव ओपन करेंगे, वहाँ जैम्प नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, htdocs फोल्डर में जाना है आपको, htdocs फोल्डर में आपको जाना है। देखिए htdocs नाम का फोल्डर है, इसके अंदर आप एक फोल्डर बना लीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, आप कुछ ही बना सकते हैं, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ यूट्यूब, ओके, ठीक है। इसको जो है आप VS कोड के अंदर ओपन कर लीजिए, लाइक मैं ओपन कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करके ओपन कर लीजिए, ओपन विथ शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन विथ कोड, ठीक है। ये मेरा VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है पर्टिकुलर फोल्डर, ठीक है। इसमें एक मैं फाइल बना लेता हूँ index.php, ठीक है। PHP फाइल बनाते हैं, देखिए इसे प्रिंट करना कितना आसान है। इको लिखा मैंने, इको लिख करके और मैं सिर्फ सिंगल कोड के अंदर इस PHP टैग को ओपन करना पड़ेगा, सॉरी पहले, ठीक है। PHP टैग को मैंने ओपन किया और सिंपल मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ओके। एंड सिंपल सा इसको मैं जाऊंगा लोकल होस्ट करने, कि अब देखिए इस चीज़ के लिए मुझे रन भी करना पड़ेगा एप्लीकेशन को, ठीक है। अब देखिए मैं अगर लिखता हूँ यहाँ लोकल होस्ट तो ये नहीं खुलेगा, देखिए अभी ढूंढ रहा है, देखिए नो दिस साइट कांट बी रीच्ड। अब यहाँ पे मैं जैम को ओपन करके, जैम कंट्रोल पैनल को ओपन करके और मैं सिंपल इसको स्टार्ट कर देना पड़ेगा मुझे। ये कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है, देखिए यहाँ पे। तो आपको अपाची स्टार्ट करना है, MySQL स्टार्ट करना है, ठीक है। ये दोनों स्टार्ट हो चुका है मेरा, इसको बंद कर दीजिए सिंपल। अब रिलोड करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ PHP माई एडमिन खुल चुका है, ये देखिए। इसके अंदर आपको MySQL भी मिल जाएगा, इसके अंदर देखिए MySQL मिल चुका है मुझे। अब इसके अंदर ही मैं अपना फोल्डर भी खोल लूँगा, लोकल होस्ट लिखना है आपका फोल्डर का नाम, जैसे मेरा फोल्डर का नाम था यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब लिखा, देखिए यहाँ hello वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब इंडेक्स फाइल जो है ना सबसे पहले रेंडर होता है, इसलिए डायरेक्ट ही रेंडर हो गया। तो मुझे index.php लिखेंगे ना तो आपका रेंडर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका, अब मैं यहाँ दूसरा फाइल का एक तो नाम और बना लेता हूँ, ताकि आपको hello.php बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये डायरेक्ट रेंडर नहीं होता है, इसके लिए आपको जो है सो नाम लिखना पड़ेगा। इसमें लिखता हूँ एको वेरी गुड वर्क रोहित, ठीक है। मैं इसको लिख के सेमीकोलन दे करके अगर मैं इसको लिखूं तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं लिखूंगा तो देखिए इंडेक्स फाइल ही बार बार रेंडर होगा, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे लिख दूं hello.php, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा वेरी गुड वर्क रोहित, ठीक है। तो मेरा ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप PHP में जो कोडिंग कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं आप, एक लाइन के अंदर प्रिंट कर सकते हैं, एक लाइन के अंदर आप प्रिंट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान होती है PHP में, ठीक है। तो PHP सीखना बहुत ही आसान है, आप इजीली सीख सकते हैं यार, कोई भी सीख सकता है, इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे पहले नहीं आती है, लाइक C++ नहीं भी आती है, कोई भी आपको जो है जावास्क्रिप्ट भी नहीं आती, आप PHP पे डायरेक्ट आइए, आप डायरेक्ट ही PHP को सीख सकते हैं, कोई नीडेड नहीं है किसी अदर लैंग्वेज को जानने की, ठीक है। आप वेब डेवलपमेंट में डायरेक्ट आप घुस सकते हैं, डायरेक्ट ही आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत लोग समझाते हैं कि आपको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, बस सिंपल सा HTML और CSS आ रहा है ना यार, बस आप वेब डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दो। जावास्क्रिप्ट नहीं भी आता, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा दूंगा थोड़ा बहुत जो भी ज़रूरत है, ठीक है। मैंने बूटस्ट्रैप का जो है सो आप सीरीज़ बनाया है, बस वो बूटस्ट्रैप का सीरीज़ आप देख लीजिए और HTML का सीरीज़ देख लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ है, और कुछ भी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम मूव करते हैं अपना मटेरियल की तरफ, जो हम लोगों ने मटेरियल बनाया है अपना, ओके। तो हम लोग का जो है सो इंट्रो और इंस्टॉलेशन पार्ट जो है सो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि PHP में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और मेरी तरफ से क्या क्या मटेरियल मिलने वाला है आपको PHP में, ठीक है, कि मैं क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जो PHP का होता है, PHP का जो बेसिक होता है हम लोग उसके बारे में जानेंगे पहले, ठीक है। PHP का जैसे कि इको फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन होता है, प्रिंटर फंक्शन होता है, वेरिएबल होता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल होता है, डेटा टाइप्स होता है, ऑपरेटर होता है, इफ एल्स होता है, इफ एल्स कंडीशन होता है, फिर लूप्स होता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि इको क्या होता है, प्रिंट क्या होता है। तो चलिए हम लोग जो है सो PHP का इंस्टॉलेशन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है।
तो हम लोग जो है जाएंगे कहाँ पे, सबसे पहले जाएंगे अपने सी ड्राइव में, उसके बाद जाएंगे अपने जैम्प में, उसके बाद जाएंगे htdocs में, और htdocs के अंदर हम लोग जो है एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, और उसका नाम रख देते हैं सबसे पहले हम लोग रख देंगे PHP, ठीक है, PHP रख देंगे, ठीक है, PHP कुछ भी रख सकते हैं आप, मैंने PHP रख दिया। और इसको हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है, ओपन, ठीक है, VS कोड में ओपन कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे जो है सो हम एक फंक्शन बनाएंगे eco.php, eco.php फाइल का नाम बना रहे हैं एक्चुअली, कि इसमें eco फंक्शन के बारे में basic.php बताते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा basic.php, basic.php, ठीक है। basic.php में सिंपल सा सबसे पहले हमको जैम सर्वर को स्टार्ट भी करना पड़ेगा। जैम कंट्रोल लिखिएगा, कंट्रोल पैनल लिखिएगा, देखिए यहाँ आ चुका है, तो इसको स्टार्ट भी करना पड़ेगा। तो अपाचे को इंस्टॉल कर देते हैं, माइस्क्यूएल को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, बाकी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ लोकल होस्ट लिखेंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे तो देखिए आपका जैम सर्वर जो है तो खुल गया। अब इसके बाद जो है हमको सबसे पहले basic.php के अंदर कुछ कोड जैसे हम लोग को लिखना है, पहले तो इसके लिए PHP कोड ओपन क्लोज करना पड़ेगा, PHP ओपन और PHP क्लोज, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमको इको करना है, ठीक है, इको क्या होता है, तो इको से सिंपल सा किसी भी स्ट्रिंग को अगर प्रिंट करना है तो आपको इको करना है, ठीक है, हेलो रोहित, ठीक है। तो जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे लोकल होस्ट /php, तो यहाँ पे देखिए basic.php खुल के इस पर क्लिक करेंगे तो hello.php, हेलो रोहित आ गया, ठीक है। ये होता है प्रिंट। अब एक ये होता है इको, और सेम चीज़ काम करता है प्रिंट में भी, ठीक है, प्रिंट आप लिखेंगे तो सेम चीज़ ही काम करेगा, जैसे हेलो रोहित, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है सो दोनों में हेलो रोहित दिखाएगा, यहाँ हेलो रोहित, यहाँ भी हेलो रोहित, तो सेम चीज़ें होती है, बस PHP एक फंक्शन है, इको जो है से एक तरह का, ये भी एक तरह का फंक्शन ही जैसे ही काम करता है, लेकिन ये जो है से इको मतलब होता है कि आप किसी भी जगह पे जाएं, किसी गुफा में गए और वहाँ पे जो है सो आपने कुछ साउंड बोला, ठीक है, तो आपके रिटर्न में जो है सो उसी साउंड को रिटर्न किया जाएगा, ठीक है, उसी साउंड को रिटर्न किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग इको। जस्ट लाइक इसमें भी वैसे ही होता है, इको का मतलब होता है कि आपको जो है जो भी डेटा आपने दिया बस उसको आपको रिटर्न कर दिया। इसको मैं बहुत सी ज़्यादा डिटेल में ब्रीफ में बताने वाला हूँ, बस मैं डेमो पर्पज़ के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि सब चीज़ें कैसे काम करती है। जैसे बहुत सारे है, प्रिंटर है, वेरिएबल का कैसे डिक्लेरेशन होता है, ये सब सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जैसे प्रिंटर आपको करना है, तो प्रिंटर किसी ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट करना है, तो जैसे अगर हम लोग नॉर्मल अगर किसी एरे को प्रिंट करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ARR बना दिए और यहाँ पे एरे बना दिए, ठीक है, एरे बना दिए, और एरे बनाने के बाद मान लीजिए यहाँ 10, 20, 30, 40 और 50, यहाँ 5 वैल्यू मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर एरो को वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डॉलर लगाया जाता है। अब एरे को हमको प्रिंट कराना है तो हम कैसे करेंगे, इको करते हैं $ARR, ठीक है। एरे को अगर प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या आता है हमको, यहाँ पे हमको आ जाएगा एरर, सिंटेक्स एरर, बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल ARR, ठीक है। अगर इसी को हम प्रिंटर में लिखेंगे प्रिंट R, ठीक है, प्रिंट R, प्रिंटर करके लिखेंगे तो देखिए ये जो है वैल्यू प्रिंट करके देगा। और यही हम लोग अगर एक्चुअली वो एरर गलत था, इसको मैं अगर प्रिंट कमेंट कर देता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ सिंपल सा इको लिखता हूँ, और इको लिखने के बाद यहाँ प्रिंट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन एरर, ठीक है, लाइन नंबर 6 में जो ये बोल रहा है कि आप जो है एक एरे को जो है इको से प्रिंट नहीं करा सकते,
ठीक है, ये कन्वर्जन करने में दिक्कत हो जाता है। इको क्या करता है कि जो भी इसको आप देते हैं वही डेटा को रिटर्न करता है, लेकिन ये किसी एरे को नहीं रिटर्न कर सकता, किसी स्ट्रिंग को रिटर्न कर सकता है, इंटीजर को रिटर्न कर सकता है, बूलियन को रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रिंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है तो हमको एरे मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए प्रिंटर वगैरह यूज़ किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग को नेक्स्ट जो हम लोग का पढ़ना है वो हमारा हो गया PHP एरे। ठीक है, देखिए अभी मैंने एरे बता दिया आपको। इसमें बहुत तरह के एरे होते हैं, जैसे इंडेक्सिंग एरे हो गया, आपका एसोसिएटिव एरे हो गया, मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया, और एरे फंक्शंस, एरे के कुछ फंक्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे एरे हमने पढ़ लिया तो एरे को एक्सेस करने के लिए भी तो होता है ना फंक्शंस, मतलब हमको एरे को एक्सेस करना है, डिलीट करना है एरे से डेटा, हमको और डेटा ऐड करना है, एरे से एक पर्टिकुलर डेटा निकालना है, तो सारी चीज़ हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग एरे फंक्शंस के थ्रू गेट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा को एरे में। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया है अभी फ़िलहाल के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं, एक बना लेता हूँ फाइल array.php। ठीक है, array.php। अब array.php जो मैंने बनाया है इसमें जो है एक मैं सिंपल सा एरे बना लेता हूँ। तो $array इक्वल टू एरे एक तरह का फंक्शन होता है। एरे देखिए बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तो हम बना सकते हैं एरे फंक्शंस के थ्रू, एक बना सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। अब डायरेक्टली बनाने के लिए इसको बस ऐसे लिख दीजिए और इसमें कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40। अब इसको अगर प्रिंट करेंगे, हम प्रिंटर करेंगे क्योंकि डायरेक्ट तो हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते इको के थ्रू, तो $array अगर प्रिंट करेंगे हम लोग, एरे प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या प्रिंट होगा। सिंपल सा इसको भी प्रिंट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ basic.php की जगह array.php लिखें। देखिए यहाँ पे सिंपल वही वैल्यू प्रिंट हो रहा है। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको जो है सो इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे इसको एक एरे फंक्शन में भी डाल करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब एरे फंक्शन को यहाँ मान लीजिए इसको array1 दे दिए नाम, और इसको कॉपी करते हैं हम और इसको एरे दे दिए array1। देखिए दोनों में फ़र्क क्या आता है। अगर हमको अब देखिए यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो न्यू लाइन में नहीं आएगा वैल्यू। देखिए यहाँ पे दोनों एरे आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा से देखने के लिए यहाँ पे हम br एक तो लगा लेंगे, इको करेंगे br को, br टैग न्यू लाइन में ब्रेक कर देता है। हम लोग PHP के साथ डायरेक्ट HTML को डायरेक्ट इम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों एरे हमारा आ चुका है। अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ पे एक वैल्यू चेंज कर देते हैं, 40 की जगह 60 कर दिया हमने। अब रिफ्रेश करते हैं पेज को, देखिए 60 है वहाँ 40 है। तो इस तरह से आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। इसको बेसिकली इंडेक्सिंग एरे बोलते हैं। बाकी सारे एरे में पढ़ाने वाला हूँ, इंडेक्सिंग, एसोसिएटिव और इंडेक्सिंग, यही दो एरे से बना है, मल्टी डायमेंशनल भी बना है। तो मैं एसोसिएटिव ही बता ही देता हूँ। जैसे एसोसिएटिव अगर आपको बनाना है तो सिंपल सा देखिए array3 में बना देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ एसोसिएटिव एरे। ठीक है, एसोसिएटिव एरे। और यहाँ पे जो एसोसिएटिव अगर बनाना है तो आप सिंपल सा इसका आपको की देना है। तो की हम जैसे दे देते हैं नेम, सबसे पहले नेम लिख दिए, तो नेम हो गया हमारा रोहित। ठीक है, हमारा एज हो गया 22, 23 लिख देते हैं। और हमारा एड्रेस हो गया जमशेदपुर। ठीक है, अब इसको प्रिंट करेंगे सिंपल सा, एसोसिएटिव एरे को। तो हमारे को वही डेटा मिलेगा जो हमने लिखा था। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में मिल गया। मतलब अगर हम यहाँ पे
नाम को प्रिंट करें, यहाँ पे नेम को अगर नाम को प्रिंट करें, नेम लिख दिए यहाँ पे, तो हमको खाली नाम दिखेगा, देख सकते हैं रोहित दिख रहा है ना खाली। तो इस तरह से हम एसोसिएटिव एरे बना सकते हैं की ऑफ वैल्यू के फॉर्म में। ये सारे डिटेल में बताने वाला हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये सब होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हमारा स्ट्रिंग की तरफ। अब स्ट्रिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज में। आप चाहे PHP पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, कोई भी लैंग्वेज पढ़े हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन PHP जो है एक मोस्ट पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है किसी भी लैंग्वेज का एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक बहुत ही बड़ा पाया बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के बिना एक लैंग्वेज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 90% जो काम करते हैं ना हम लोग वो स्ट्रिंग में करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी, हर तरह का डेटा आप स्ट्रिंग के अंदर आप स्टोर करा सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, आपका क्या बोलते हैं कोई स्पेशल सिंबल हो, बुलियन हो, रिजेक्ट हो, कुछ भी आप जो है सो आप स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा सकते हैं। इसीलिए स्ट्रिंग जो है सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग डॉट PHP बना देते हैं, डॉट PHP। तो अब स्ट्रिंग का क्रिएशन कैसे करना है, तो बहुत ही आसान है, PHP में बहुत ही ज़्यादा ही आसान है। ठीक है, आप सिंपल से एक डॉलर दीजिए, एक वेरिएबल का नाम दे दीजिए। जैसे मैं अपना नाम रखना चाहता हूँ, नेम नाम का वेरिएबल दे दिया। अब इसके अंदर नेम स्टोर करा दिए रोहित कुमार। ठीक है, तो रोहित कुमार जो है एक तरह का नेम जो है किस टाइप का वेरिएबल है, एक जो है सो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, नेम जो है स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है। ठीक है, नेम जो हमारा हो गया स्ट्रिंग टाइप का। अब इसको इको करेंगे $साइन नेम को, तो देखिए आपको यहाँ नेम दिखाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, आई थिंक क्या गलत कर दिया, आई थिंक मैंने इसको बंद नहीं किया है और इसका सेमीकोलन नहीं दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेम दिखा रहा है रोहित कुमार। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप एक स्ट्रिंग का क्रिएशन कर सकते हैं। स्ट्रिंग ऐसा नहीं है कि बहुत इतना आसान है कि बस इसको नाम लिख करके ये कर दिए, मतलब आसान ही है, बट आपका ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। देखिए एक स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग में जो है बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत ही सारे। जैसे आपका इको हो गया, एक्सप्लोड हो गया, इम्प्लोड हो गया, ज्वाइन हो गया, ट्रीम हो गया, str लेंथ हो गया, स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है तो स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो स्ट्रिंग का लोअर करना है, लोअर केस में करना है, स्ट्रिंग को अपर केस में करना है, स्ट्रिंग में से कोई डेटा को रिप्लेस करना है, कोई वर्ड को काउंट करना है कि टोटल स्ट्रिंग में वर्ड कितना है, सब स्ट्रिंग करना है, मतलब आधा स्ट्रिंग को दिखाना, आधा स्ट्रिंग को नहीं दिखाना है। आपको फर्स्ट लेटर करना है, आपको वर्ड करना है, फर्स्ट वर्ड को करना है, आपको स्प्लिट करना है, कोई इंक्रिप्शन लगाना है, सारे कुछ हम लोग कर सकते हैं स्ट्रिंग के थ्रू। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है स्ट्रिंग हमारा। अब आता है हमारा फॉर्म, PHP फॉर्म। तो ये जो है ना हम लोग का यहाँ से जो है थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा क्या मतलब एक बेसिक डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म से। PHP फॉर्म जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग को जो पता चल जाएगा कि हम लोग को डेटा जो है सिर्फ बैकएंड में कैसे सेंड किया जाता है। देखिए आपको मैं एग्जांपल एक दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको मैं करके दिखाता हूँ। एक फॉर्म बनाता हूँ मैं, form.php। ठीक है, और यहाँ पे जो है form.php को एक मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म बना लेता हूँ, HTML फॉर्म, और इसमें 2-4 इनपुट मैं बना लूँगा सबसे पहले। तो इनपुट मैंने बना लेता हूँ टेक्स्ट नाम का, और इसमें नेम दे देते हैं। जैसे नेम दे दिया, नेम दे दिया मैंने, नेम इक्वल टू मैंने दे दिया नेम।
ठीक है, नेम इक्वल टू दे दिया मैंने नेम, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम, फिर एक br दे देता हूँ, br दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने एज, ठीक है, इनपुट बनाया मैंने, और टेक्स्ट टाइप का भी इनपुट रहेगा, इसको नंबर टाइप का कर देता हूँ क्योंकि एज जो है हमेशा नंबर में जाता है, ठीक है, इसका नेम दे देते हैं एज, एज, ठीक है, इसको हम लोग और एक देते हैं ADDRESS एड्रेस, ठीक है, इनपुट दे दी है हमने इसका। अब यहाँ पे जो है से एक नेम दे देते हैं एड्रेस, ADDRESS, ठीक है, एड्रेस बन गया हमारा, पूरा का पूरा बन चुका है। अब हमारा जो है ये देखिए, अब इसको जो है एक प्रिंटर हम कर लेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा डेटा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है string.php को हटा करके form.php कर देना है आपको, form.php, ठीक है, तो ये फॉर्म मिल गया हमको। अब इस चीज़ को ये करने के लिए एक बटन भी बनाना पड़ेगा, तभी तो फॉर्म सबमिट होगा ना। तो बटन बना लेते हैं हम लोग, बटन बना लेते हैं सबमिट, सबमिट नाम का बटन बना लिए। इसका टाइप जो है से हम रख लेते हैं, टाइप रख लेते हैं, टाइप भी रखेंगे इसका सबमिट ही, सबमिट, ठीक है। तो हो चुका है फॉर्म रेडी। अब एरे देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे ही इसमें डेटा फिल किया, अब फॉर्म को सबमिट किया, अभी मैं कंडीशन कुछ चेक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट एरे को प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे डेटा जो है हमारा आ चुका है, ठीक है। यहाँ किस तरह का डेटा आया मेरे को, गेट टाइप का डेटा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखते हैं, फॉर्म में अगर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो गेट रिक्वेस्ट कॉल होता है, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट कॉल होता है यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो। अगर यहाँ पे मेथड में लिख देंगे, यहाँ पे मेथड में अगर लिख देंगे पोस्ट, ठीक है, मेथड में लिख देंगे पोस्ट, PO कैपिटल में, चाहे स्मॉल में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड में लिख देंगे पोस्ट, तो अब देखिए यहाँ पे जो है तो पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल होगा आपका। देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, जैसे जैसे चेंज करूँगा, अच्छा यहाँ एज में आ रहा है, ठीक है, एज में 45 डाल देते हैं, और यहाँ पे जो है ये वाला डाल दिए, ठीक है, जमशेदपुर, यहाँ पे इस बार जम डाल देता हूँ, रफ़ीगंज डाल देते हैं, सो रफ़ीगंज, ठीक है, रफ़ीगंज डाल दिए। अब यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे देखिए यहाँ पर रफ़ीगंज चेंज हो गया। अब देखिए रिक्वेस्ट जो मैंने बताया ना, रिक्वेस्ट जो है सो हर तरह का रिक्वेस्ट को गेट कर लेता है, वो चाहे गेट रिक्वेस्ट हो या पोस्ट रिक्वेस्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ किस टाइप का वहाँ पे रिक्वेस्ट जा रहा है, उसको सिर्फ मतलब है कि उस रिक्वेस्ट आया है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम अगर गेट लिख दें, गेट लिख दें और यहाँ पे अगर हम पोस्ट सेंड करें तो देखिए डेटा भी गायब रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नेम रोहित कुमार, एड्रेस लिख दिया मैंने बरी, और एज लिख दिया मैंने 22। अब यहाँ पे वही डेटा आएगा हमारा, ठीक है, एज गायब है क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ये वाला डेटा भी सेट है, इसको URL से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, गेट अभी गायब हो गया। अब यहाँ रोहित कुमार मैंने लिखा और यहाँ पे 22 लिखा और यहाँ पे एड्रेस मैंने जमशेदपुर लिख दिया, सबमिट किया। देखिए कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है, अब कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ही मैं यहाँ पर पोस्ट लिखूँगा तो देखिएगा आपका डेटा आ जाएगा, क्योंकि पोस्ट जो होता है रिक्वेस्ट वो URL में सेंड नहीं होता है। देखिए पोस्ट लिखा मैंने, यहाँ डेटा आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म के डेटा को बैकएंड तक पहुँचाया जाता है। अब बैकएंड तक पहुँचा करके इसको डेटाबेस में सेव किया जाता है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको पर्पस है बताने का कि चीज़ें काम कैसे करती है। एक्चुअली में लोगों को समझ में नहीं आता है, बस आदमी लोग हैरान रहते हैं कि कैसे हो रहा है सारे चीज़। सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक हमारा होता है स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट में हमारा होता है सेशन, कुकीज़ और रिक्वेस्ट, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट मतलब होता है कि जैसे कि आप लॉगिन किए फ्लिपकार्ट में, ठीक है, फ्लिपकार्ट में लॉगिन किए और फिर दोबारा जब ब्राउज़र को क्लोज करके फिर से जब लॉगिन करने जाते हैं तो लॉगिन ही कैसे रहता है, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये जो है मैंने अभी फ्लिपकार्ट में लॉगिन किया, ठीक है, flipkart.com खोला। चलिए अमेज़ोन में लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट में नहीं है, अमेज़ोन में मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन हो गया। अब मैं ब्राउज़र को कर देता हूँ क्लोज़, ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने। अब मैंने ब्राउज़र को फिर से ओपन किया, ठीक है, तो ब्राउज़र को ओपन किया, मैंने लिखा अमेज़ोन, ठीक है, अमेज़ोन लिखा। अब अमेज़ोन में देखिए मुझे फिर से लॉगिन नहीं करना पड़ा, फिर से अभी मेरा सब कुछ लॉगिन है, देख सकते हैं माई अकाउंट वगैरह मेरे दिख रहा है। तो ये जो है सर कैसे मैनेज हो रहा है, देखिए अब इसके लिए जो है ना, ये ब्राउज़र में आपके ब्राउज़र में सेशन सेट करके रखा है। अब वो चीज़ कहाँ से दिखेगा मैं आपको दिखाता भी हूँ, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप स्टोरेज में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, मेमोरी में आएंगे, ये देखिए यहाँ पे जो है से आपको एप्लीकेशन के अंदर आपको दिखेगा। देखिए यहाँ लोकल स्टोरेज है, ठीक है, यहाँ आपका सेशन स्टोरेज है, जहाँ पे आपका सेशन का डेटा क्या क्या स्टोर करके रखा है। देखिए अमेज़ोन वाले लोग क्या क्या आपके डेटा में आपके सिस्टम में जो स्टोर करके रखे हैं, जिससे वो मैनेज कर पा रहा है कि आप लॉगिन है कि नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ से कुकीज़ जो है तो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने खोला amazon.com खोला, और यहाँ पे जो है अगर चाहूँ मैं तो इसको डिलीट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। सेलेक्ट ऑल किया मैंने, ठीक है, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए मैंने कुकी डिलीट किया। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं, आई थिंक ये डिलीट नहीं हुआ, देखिए फिर से आ गया, ठीक है। तो ये डिलीट हुआ नहीं, डिलीट क्यों नहीं हुआ, डिलीट, यहाँ से भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो देखिए यहाँ साइन इन करने के लिए बोल रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ साइन इन करने के लिए बोल रहा है, फिर से गायब हो गया ना ये। तो ये जो है सारा चीज़ जो है कुकीज़ और सेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं एक बार गूगल स्लाइड खोल लेता हूँ अपना। ये सारा कुछ जो है सो कुकीज़ और सेशन पे जो है से सारा कुछ डिपेंड करता है। स्टेट मैनेजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, सारा चीज़ को मैनेज कर रहा है वो, ठीक है। इस चीज़ को मैं आप प्रैक्टिकली करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको मे बी शायद समझ में ना आए, तो मैं अगर रियल टाइम पे करके दिखाऊंगा तभी आपको लॉगिन वाला जब पैनल में बनाऊंगा आपके लिए लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाला, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। अब देखिए पीएचपी में जो है, सॉरी पीएचपी में जो है तो हम लोग को एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि जो कि किसी और लैंग्वेज में हम लोग को नहीं मिलता है। किसी और लैंग्वेज में हम लोग को ये चीज़ नहीं मिलता है और पीएचपी में हम लोग को मिल जाता है। देखो पीएचपी में हम लोग को क्या मिलता है कि हम लोग को पीएचपी में माइस्क्वेल बाय डिफ़ॉल्ट आपको कॉन्फ़िगर मिलता है, ठीक है। कॉन्फ़िगर इन द सेंस कि आपको जो है सो ना तो आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना है कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है, ना ही तो आपको जो है से लंबे लंबे क्वेरी लिखने हैं डेटा को गेट करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने जावा पढ़ा होगा तो सबसे पहले उसको कनेक्शन अगर डेटाबेस से बनाना है, जिस भी डेटाबेस से बनाना है, तो उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए अगर माइस्क्वेल से कनेक्शन बनाना है तो माइस्क्वेल नाम का एक लाइब्रेरी होता है जावा का, उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ता है कनेक्शन लाइब्रेरी को। उसके बाद आपको क्रिएट करना पड़ता है कनेक्शन। उसके बाद आपको कनेक्शन बनाने के बाद स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ता है, एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करना, क्वेरी चलाना पड़ता है, तब जा करके कहीं डेटा आता है, ठीक है। लेकिन पीएचपी में बहुत ही ज़्यादा आसान है। कनेक्ट नाम का एक मेथड फंक्शन है, उसको कॉल करिएगा, कनेक्शन बन जाएगा। क्रिएट नाम का जो है अपडेट डिलीट, ये सारे जो है क्रिएट मतलब एक कनेक्शन बनाने के बाद
ये मैं आपको क्रैड करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। क्रिएट करेंगे पहले एक डेटाबेस में जो है सो वैल्यू इंसर्ट करेंगे, उसे बोलते हैं क्रिएट। फिर उसको अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और उसको फिर सेलेक्ट करके डेटा को दिखाएंगे भी कि वो डेटा आता कैसे है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। तो एक फ़ाइल बनाता हूँ mysql.php, ठीक है। mysql.php बनाया तो इसमें सबसे पहले हम लोग को कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल बना लिए, उसके बाद हम लोग लिखते हैं mysql। देखिए यहाँ पे जो है सो आपको जो है सो यहाँ पे सजेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। mysql कनेक्ट नाम का होता है फंक्शन, ठीक है। उसमें जो सबसे पहले पास किया जाता है होस्ट नेम, ठीक है। सबसे पहले पास किया जाता है होस्ट नेम। तो मेरा होस्ट क्या है, लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया यूज़र नेम, क्या हो जाएगा, रूट। सबका वही होगा, किसी का चेंज नहीं होगा, पासवर्ड कुछ भी नहीं, ठीक है। डेटाबेस एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा आपको लिखना है लोकल होस्ट लिखेंगे तो देखिए यहाँ PHP माई एडमिन यहाँ पे खुल गया। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका डेटाबेस खुल जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो डेटाबेस खुल गया। अब यहाँ देखिए टेस्ट, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे हम लोग mysql टेस्ट, ठीक है। mysql टेस्ट नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। डेटाबेस बन गया मेरा। अब डेटाबेस बन गया तो इससे हमको कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा तो इसको हम डेटाबेस mysql टेस्ट को जो है mysql टेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डेटाबेस का नाम ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी चाहे आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप mysql टेस्ट हमने लिख दिया। अब चेक करेंगे कि कनेक्शन बना है कि नहीं बना है। सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ $कनेक्शन, अगर हमको कनेक्शन ट्रू मिलता है तो यहाँ पे प्रिंट कर दो इको प्रिंट कर दो कनेक्शन सक्सेस एल्स फेल्ड, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि कनेक्शन पहले बना है कि नहीं। तो हमको चेक करने के लिए लिखेंगे लोकल होस्ट /php, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे mysql.php दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे दिखा रहा है कुछ एरर आ चुका है, ठीक है। क्या एरर आया है भाई, थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे एरर क्या बता रहा है कि एरर यहाँ मैंने सेमीकोलन छोड़ दिया है, ठीक है। तो सेमीकोलन मैंने छोड़ दिया है, तो देखिए यहाँ सक्सेस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने गलत कुछ डाल दिया, एग्जाम्पल के लिए डेटाबेस mysql टेस्ट नाम का test1 लिख दिया हमने, तो देखते हैं कनेक्शन बनता है कि नहीं बना कनेक्शन। क्यों, ये बोल रहा है कि अननोन डेटाबेस, इस डेटाबेस को जानता ही नहीं है ये, ठीक है। तो इसको हम अब यहाँ पर रूट के जगह root1 अगर लिख देंगे यहाँ पे, तो इसको भी एक एरर दे देगा, बोलेगा एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र root1 @localhost, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई ऐसा यूज़र का भी नाम नहीं रखना है जो एग्जिस्ट नहीं करता हो, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर रूट जो है सो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसका पासवर्ड कुछ भी नहीं होता है। अब पासवर्ड में हम लोग भी कुछ लिख देंगे लनफन, कुछ भी गलत सही, तो देखिए उसके लिए भी कनेक्शन नहीं बनेगा, बोलेगा ये पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है इस यूज़र के लिए, ठीक है। तो हमेशा रूट के लिए नल रखना है। कोई नॉर्मल यूज़र क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए पासवर्ड रख सकते हैं, और पासवर्ड जो कैसे रखना है सारा कुछ मैं बताने वाला था। सक्सेस मेरा कनेक्शन बन चुका है। अगर मान लीजिए इसमें से एक टेबल हम क्रिएट करते हैं, डेमो टेबल, कि कैसे आप डेटा को गेट करेंगे। का क्रिएट अपडेट मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। कैसे वो सारा कुछ आपको मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। सबसे पहले टेस्ट नाम का मैंने टेबल बना लिया। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि डेटा कितना गेट करना आसान है। 4 कॉलम में बनाऊंगा। सबसे पहले आईडी हो जाएगा, नेम हो जाएगा, ठीक है, एज हो जाएगा और एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेबल बनाना भी आसान हो, एक PHP में कितना ज़्यादा आसान है, PHP माई एडमिन में, ठीक है। उसमें हम लोग को टर्मिनल लेवल पे हम लोग को कुछ भी नहीं करना, सब लोग GUI लेवल पे ही कर सकते हैं। सारा कुछ करके सेव कर दीजिए आप। सेव करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं टेबल मेरा टेस्ट नाम का क्रिएट हो चुका है, टेस्ट नाम का। अब टेस्ट के अंदर 3-4 कॉलम है मेरे। अब इसमें जो है कुछ वैल्यू को इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट पे जाने के बाद नेम जैसे मैंने लिख दिया रोहित कुमार,
ठीक है। एज लिख दिया मैंने 23, ठीक है। एड्रेस लिख दिया जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर लिख दिया। एक और डेटा मैं इंसर्ट कर लेता हूँ सिंपल सा, इसी को मैं कॉपी करूँगा और इसी में जो है क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट इंटीजर फॉर माइस्क्यूएल टेस्ट, और यहाँ पे जो है सो मैंने शायद एज में जो है सो गलत लिख दिया। क्या बोल रहा है, माइस्क्यूएल टेस्ट एट आईडी, आईडी में जो है सो हाँ देखिए आईडी में फ़िलहाल मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, ठीक है, 1 लिख दिया और उसके बाद डेट इंसर्ट करूँगा तो सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन देखिए जब भी आप जो है एक वैल्यू जो है सो आईडी क्रिएट करेंगे तो हमेशा इसका वैल्यू जो है प्राइमरी की रखिएगा, ठीक है, प्राइमरी की रखिएगा, ऑटो इंक्रीमेंट रखिएगा, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट पर जीव क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो प्राइमरी की हो जाएगा। क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले मोर पे जा करके इस पर प्राइमरी की ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है, प्राइमरी की ऐड हो गया ये। अब प्राइमरी की ऐड करने के बाद इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दीजिए, अल्टर टेबल इंक्रीमेंट रिक्वेस्ट रिजल्टिंग डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है, तो मैंने शायद 2 बार इंसर्ट कर दिया वैल्यू, इसीलिए तो इसको मुझे डिलीट करना होगा, ठीक है। अब मैं इसमें अगर प्राइमरी की ऐड करूं, ऑटो इंक्रीमेंट ऐड करूं तो ये जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। देखिए ऑटो इंक्रीमेंट ऐड हो गया। अब मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो मुझे आईडी में डेटा नहीं डालना है, एक मैंने डाल दिया जैसे अंकुश डाल दिया है नाम, अंकुश नाम डाल दिया, एज रख दिया मैंने 22 और एड्रेस रख दिया जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर। गो किया मैंने, गो किया तो देखिए यहाँ पे एक डेटा ऑटोमेटिक आईडी इंक्रीज हो गया अंकुश नाम का, ठीक है। तो ये अंकुश और इसको मैंने गेट करना है, ठीक है। तो गेट करने के लिए सिंपल सा हम लोग लिखेंगे, सिंपल सा हम लोग क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एक क्वेरी नाम का वेरिएबल बना लेंगे, उसके अंदर लिखेंगे हम लोग एक क्वेरी। अब एक क्वेरी लिखने के लिए भी सबसे आसान तरीका क्या है कि देखिए आपको यहाँ पर क्वेरी मिल जाता है, एसक्यूएल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्वेरी लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो सिंपल से इसको खाली यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल सा पेस्ट कर दिए हम। अब इसके बाद हमको चेक कनेक्शन क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग इसको रिजल्ट में स्टोर करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइस्क्यूएल लिखेंगे, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है और उसके सबसे पहले हम लोग को इसमें कनेक्शन पास करना पड़ेगा, उसके बाद जो है सो हम लोग को क्वेरी पास करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेरी पास कर दिए, कनेक्शन पास कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कुछ आपको डेटा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंट आर करके देखते हैं हम लोग, प्रिंट आर करके देखते हैं रिजल्ट को, $, रिजल्ट को, ठीक है, कि क्या क्या डेटा हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है अनडिफाइंड फंक्शन माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, कुछ हमने गलत लिख दिया शायद, यहाँ डॉट ना दे करके कॉमा दिया जाता है, ठीक है, तो उसीलिए वो एरर दे रहा था। एक्चुअली मैंने क्वेरी का स्पेलिंग ही गलत लिखा था, इसलिए एरर दे रहा था, ठीक है, क्योंकि क्वेरी का स्पेलिंग ये नहीं होता है, क्वेरी का स्पेलिंग ये होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को कुछ रिटर्न मिल गया, बोल रहा है कि फील्ड का काउंट जो है 4 है, टोटल रो इसमें 3 है, ठीक है, टोटल रो इसमें 2 है, ठीक है। फील्ड का काउंट इन द सेंस कि यहाँ पे जो है इसका फील्ड कितना है, 1 2 3 4, मतलब एक फील्ड जो है 4 है इसके पास, ठीक है। रो जो है 2 है, ठीक है। रो मतलब आप इसमें डेटा कितना पड़ा हुआ है, तो इस रो को ही हमको पहले सबसे पहले निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को जो है एक लूप चलाएंगे, अभी लूप मैं कुछ भी नहीं बताया हूँ, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रो नाम का वेरिएबल में इसको स्टोर कराएंगे और माइस्क्यूएल अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, ठीक है,
एरे के फॉर्म में डेटा को गेट करेंगे और उसके अंदर हम लोग लिख देंगे रिजल्ट। और रिजल्ट को प्रिंट करने की प्रिंटर करेंगे, इसके अंदर प्रिंटर करेंगे प्रिंट आर करेंगे हमारा, किसको प्रिंट करंट आर करेंगे, रो को, डॉलर रो को, ठीक है, रो को प्रिंट आर करेंगे। अब यहाँ पे जो है से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा डेटा, जो डेटा वहाँ पे दिख रहा था, इसके लिए अगर अच्छा से देखना है तो यहाँ पे इको कर दीजिए प्री को, ठीक है, प्री टैग जो है जैसा डेटा रहता है उसी फॉर्म में दिखाता है, ठीक है। तो इसको अगर इको करेंगे तो कुछ एरर आ गया, क्या एरर आ गया, हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इको करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या एरे के फॉर्म में डेटा आ रहा है। पहला पे जो है सो हमारा रोहित कुमार आ रहा है, एक सेकेंड, इसको एसोसिएटिव एरे में आते हैं, रिजल्ट वाला एरे वाला में दिक्कत है क्योंकि वो दोनों रिटर्न करता है, एसोक, ठीक है। देखिए हमारा आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया, 2 डेटा यहाँ था पूरा का पूरा, इसको भी मैं हटा ही देता हूँ ये रिजल्ट वाला को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा 2 डेटा हो गया, सबसे पहले आईडी जो कि 1 है, फिर आईडी 2 है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए आईडी 1 है, टेस्ट वाले डेटाबेस में जाते हैं, ठीक है। तो आईडी 1 है, फिर आईडी 1 पे कौन है, रोहित कुमार, एज कितना है 23, जमशेदपुर। यहाँ भी देख लीजिए आईडी 1 है, नेम क्या है रोहित कुमार, एज कितना 23, एड्रेस क्या है जमशेदपुर। तो ये सारा डेटा देख सकते हैं, दोनों का अंकुश भी डेटा वाला, अंकुश वाला भी डेटा आ गया है। तो ये सारा डेटा आप गेट कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी यूआई में दिखा सकते हैं सेट करके, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्म में मैंने अब इसको दिखाया है, इसको वेरिएबल में स्टोर करके किसी, अगर मान लीजिए आपको पहला नाम आपको चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ नेम लिखिए, ठीक है, सारा दोनों का खाली नेम दिखाएगा यहाँ पे, देखिए रोहित और अंकुश, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप डेटा को गेट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए भी प्रोसेस में बताऊँगा, ठीक है, एक पूरा क्रड में बताऊँगा दिखा करके। अब हम लोग आते हैं MIC, PHP MIC, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी मतलब PHP एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये सारे चीज़ें जो है ना आपके लिए काम को बहुत ही आसान कर देता है। आसान क्या कर देता है कि देखिए अगर किसी भी वेबसाइट में हम लोग जाते हैं, किसी भी वेबसाइट में जाते हैं तो हम लोग को हेडर फुटर, एग्जाम्पल के लिए मैं इसी वेबसाइट को ले लेता हूँ, ठीक है, NSUNIBAC.in, ठीक है। तो इसमें देखिए एक चीज़ जो है, किसी भी पेज में जाइएगा तो आपको एक चीज़ हमेशा कॉमन मिलेगा, ठीक है। होम पे भी था ए हेडर फुटर, ठीक है, हेडर फुटर जो है हर एक पेज में आपको कॉमन मिलेगा, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी पेज में चले जाइए, हेडर फुटर आपका चेंज नहीं होने वाला, चाहे होम पेज पे जाइए चाहे किसी भी पेज पे जाइए, हेडर फुटर आपका चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। हेडर फुटर आपका सारे पेजेस में सेम है। तो अगर हेडर फुटर सारे पेजेस में सेम है तो हम बार बार हेडर फुटर क्यों लिखेंगे, क्यों बनाएंगे, एक बार हेडर फुटर बना दिए और हर एक जगह पे उसको यूज़ कर लेंगे। तो उसके जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं इंक्लूड। क्या इंक्लूड क्या करता है कि हर एक जगह पे जो है सो आपको यूज़ करने का मतलब हर एक पेज में जो है सो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं एक पेज बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, सारे नहीं बताने वाला हूँ मैं ज़्यादातर इसमें। अब इंक्लूड नाम का एक PHP एक मैंने ये फाइल बना लिया। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ सिंपल सा, इको करा देता हूँ हेडर, ठीक है, हेडर लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने हेडर लिखा है, अब पूरा का पूरा कोड लिख सकते हैं कि क्या है इसमें लिखना है। अब basic.php में भी इसको इंक्लूड करा सकता हूँ मैं, इंक्लूड लिखा मैंने और यहाँ पे नाम दे दिया include.php, ठीक है। अब देखिए इसको मैं हर एक पेज में, जितना भी अभी तक मैंने पेज बनाया उसको हर एक पेज में इंक्लूड करा सकता हूँ, फॉर्म में भी इंक्लूड करा सकता हूँ मैं इसको। हेडर जनरली सब जगह ऊपर ही होता है, MySQL में भी मैं इसको इंक्लूड करा सकता हूँ और स्ट्रिंग में भी इसको मैं इंक्लूड करा सकता हूँ।
अब सारे पेजेस को खोल के देखते हैं कि सारे पेजेस में वो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे पहले कनेक्ट माइस्क्यूएल वाले देख लेते हैं। तो देखिए हेडर सबसे पहले दिख रहा है। फिर अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ फॉर्म, और कौन सा मैंने बनाया था, फॉर्म बनाया था, तो फॉर्म के अंदर देखते हैं बन आ रहा है कि नहीं। तो फॉर्म के अंदर भी देखिए हेडर सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। और कौन सा था हमारा, और हमारा था basic.php। तो basic.php में भी देख लेते हैं, basic.php, इसमें भी हेडर सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। तो हेडर जो है सो अब हर जगह पे कॉल होगा। हमने एक जगह हेडर बनाया, एक जगह हमने हेडर बनाया और उसको हर जगह इंक्लूड करा लिया, तो ये हर एक जगह पर अब यूज़ होगा, ठीक है। तो इतना आसान होता है, ठीक है, इतना आसान होता है। तो ये जो है सो PHP MIC इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है सो मैनेज किए जाते हैं। मैनेज इन द सेंस कि देखिए आपको अगर सर्वर का URL गेट करना है, आपको कौन सा सर्वर पर होस्टेड है, उसका URL क्या है, सारी की सारी चीज़ें आपको डेटा चाहिए होगा, तो आप सर्वर वाले वेरिएबल का यूज़ करेंगे। रिजेक्ट है, इसमें एरर रिपोर्टिंग है, मान लीजिए किसी कारणवश कहीं पे एरर कुछ आ गया, लेकिन आपको जो है सो कुछ जल्दीबाजी है कि आप जो है सो उस एरर को सॉल्व नहीं कर पाएँ, ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाएँ। तो क्या करेंगे हम लोग उस सिचुएशन में कि वो तो एरर दिखते रहेगा, क्लाइंट अगर किसी एरर को दिखेगा तो वो जो है सो तो पैनिक हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर रिपोर्टिंग 0 कर देंगे, तो एक भी एरर अगर आने वाला भी एरर रहेगा तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। PHP मेल है, PHP मेल मतलब कैसे सेंड किया जाता है PHP के थ्रू किसी यूज़र को, जेसन डेटा को कैसे, जेसन डेटा के साथ हम लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे, API के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, सारा है। फाइल को कैसे अपलोड किया जाता है, फाइल को कैसे डाउनलोड किया जाता है, ये सारा का सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो है सो बस इतना ही है मटेरियल पूरा का पूरा PHP का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी के सारी चीज़ें डेमो के साथ। ये देखिए, देख सकते हैं, एक बार मैं ब्रीफ में दिखा देता हूँ। हमारा है सबसे पहले बेसिक हो गया, जिसमें इको बेसिक हो गया, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इको, प्रिंट फंक्शन, प्रिंटर फंक्शन, वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल मतलब कहाँ तक उसका स्कोप होता है वेरिएबल का, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, इफ एल्स कंडीशन, लूप्स। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हर एक लैंग्वेज में सेम होता है। किसी भी लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज को आपने बेसिक किया होगा तो आपके लिए इनफ होगा। ज़्यादा मैं इसको ब्रीफ में नहीं ले जाऊँगा एकदम डीप लेवल तक, मैं इसका ऊपर ऊपर बताने वाला हूँ। मेरा मेन फोकस है डेवलपमेंट, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। इंडेक्सिंग एरे में बताने वाला हूँ, जिसमें हमारा इंडेक्सिंग एरे, हमारा फंक्शन एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे और एरे फंक्शंस क्या होते हैं। फिर हम स्ट्रिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि स्ट्रिंग में कैसे PHP स्ट्रिंग कैसे रिवर्स किया जाता है, कैसे लोअर केस में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे स्ट्रिंग में से डेटा, स्ट्रिंग में से वर्ड के रिप्लेस किया जाता है, सारी की सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। PHP फॉर्म बताने वाला हूँ, ये बहुत बड़ा चलने वाला है क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। PHP फॉर्म क्योंकि पूरा डेवलपमेंट जो है इसी पर टिका हुआ है, फॉर्म के ऊपर ही, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट जो है तो हम लोग को सबसे अगर हम लोग कहीं पे स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, एग्जांपल एडमिन पैनल हमने बनाया है, तो यूज़र लॉगिन पैनल बनाया, तो वहाँ पे जो है हम लोग का स्टेट मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग मैनेज कर पाएंगे कि लॉगिन यूज़र जो है लॉगिन है कि नहीं है। अगर वो ज़्यादा देर के लिए लॉगिन है तो मान लीजिए कि वहाँ पर लॉगिन टाइम सेट कर सकते हैं कि 1 दिन के लिए लॉगिन रहे कि 2 दिन के लिए लॉगिन रहे, उसके बाद ऑटोमेटिक वो लॉग आउट हो जाए। इस तरह की चीज़ें हम लोग लगा सकते हैं। फिर हम लोग कनेक्शन मीन हमारा होता है कि जब भी हम लोग अगर कोड से काम कर रहे हैं तो उसका डेटा अगर फ्रंट एंड से ले रहे हैं तो उसको हमको बैकएंड तक पहुंचा करके डेटाबेस में स्टोर भी करना होता है, क्योंकि कल का दिन अगर हमको उस डेटा का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग वो डेटा कहाँ से लाएंगे, तो वो डेटा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेटाबेस। एग्जांपल के लिए MySQL, ठीक है। MIC जो है सो हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है डेवलपमेंट पर्पस में। एग्जांपल के लिए इंक्लूड हमारा, अभी मैंने एग्जांपल के लिए इंक्लूड को बताया, जैसे हेडर फुटर को आपको इंक्लूड करा, हर एक पेज में इंक्लूड करा लीजिए, वो हर एक पेज में कॉल हो जाएगा, आपको बार बार उसका पेज बनाने की ज़रूरत नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है सब हम लोग PHP में पढ़ने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका बेसिक का जो है सो
पूरा का पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। सिर्फ बेसिक का जो है PHP बेसिक का जो है एक सिंगल वीडियो आएगा, उसमें जो है PHP बेसिक का एक सिंगल वीडियो आएगा जिसमें आपको ये सारे फंक्शंस और सारे के सारे कंडीशंस, वेरिएबल्स के बारे में, लूप्स के बारे में बताऊंगा मैं पूरे डिटेल में कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, क्या होता है PHP में, क्या डिफरेंट है ये चीज़ है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि वीडियो में लाइक बहुत कम देखता हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ दम लगा करके लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि दूसरे लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है इससे। बहुत लोगों को डेवलपमेंट में जो है बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है। आपको अगर लगता है कि मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपको जो है इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा, और जो जिसको ये जहाँ तक वीडियो पहुँचेगी उनको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलता हूँ, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।